तो जैसा आप सब जानते हैं कि हम अपनी क्लास 12 के हमारे जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 4 जो था इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, ओवरव्यू बताया था, कुछ बेसिक चीजें जो थे हमने इस चैप्टर की डिस्कस की थी। उसके साथ साथ जो था हमने नेहरू जी का जो रोल था हमारे विदेश नीति के फॉर्मुलेशन में उसको भी जो था देखा था। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे वीडियोस जो तो अच्छे लगेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे जो आगे के टॉपिक हम उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर होता है मेंशन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है इंडिया चाइना रिलेशन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो कंटेम्परेरी साउथ एशिया वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने ऑलरेडी भारत और चाइना के रिलेशनशिप को देख रखा है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर होता है थोड़ा डिटेल में जो होता है भारत और चाइना के रिलेशन को देखने वाले हैं। देखिए, भारत और चाइना ने जब भारत आजाद होता है 1947 में, भारत और चाइना ने अपने जो रिश्ते जो थे, ठीक है, एक फ्रेंडली रिलेशन के साथ जो था वो शुरू किया था। भारत और चाइना के बीच में जो होता है शुरू में काफी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। जब भारत आजाद होता है और उधर 1947 में हमारा भारत आजाद होता है और 1949 के बाद जब रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है, तो उस समय शुरू में भारत और चाइना के बीच में होता है काफी अच्छे काफी फ्रेंडली रिलेशन जो होता है वो होते हैं। इनफैक्ट हमारे देश के जो लीडर जो थे उन्होंने चाइना के अंदर जो चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था उसको सपोर्ट किया। उसके साथ साथ चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद जब वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो होती है, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जब वो पावर में आती है 1949 में, तो उसको भी जो था हमारे देश के लीडर जो थे उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जिसने सरकार बनाया था उसको भी सपोर्ट किया, उसको रिकॉग्निशन भी जो था दिया। और इसके साथ साथ जब चाइना 1949 के अंदर एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में उभर करके आता है तो उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो था हमारे देश के लीडर्स ने काफी ज्यादा जो था इसको सपोर्ट भी किया। ठीक है, इनफैक्ट हमारे देश के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ठीक है, जिनको यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, उन्होंने जो था जो परमानेंट सीट जो था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो चाइना को जो था दिलवा दिया था। आप सभी जो था इसके बारे में जानते ही हैं, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी गलती भी थी। ठीक है, तो शुरू में भारत और चाइना के बीच में जो था रिलेशन काफी अच्छे होते हैं और अपने इस रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए भारत और चाइना ने जो था आगे चल करके 1954 के अंदर, ठीक है, कोई 29 अप्रैल का शायद टाइम था, एक बार आप इसको डेट को कंफर्म कर लीजिएगा। 1954 के अंदर जो है भारत और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक एग्रीमेंट था। भारत और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट जो होता है 1954 के अंदर साइन होता है। ये पंचशील एग्रीमेंट जो होता है बेसिकली ये 5 प्रिंसिपल होता है, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट जो था ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल होता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का। भारत और चाइना दोनों जो होता है वो पीसफुली एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सके, उसके लिए 5 प्रिंसिपल जो थे उनको बनाया गया था, जिसके ऊपर भारत और चाइना ने 1954 के अंदर साइन किया था। ठीक है, और इसी को जो है पंचशील एग्रीमेंट के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, इस पंचशील ये जो 5 प्रिंसिपल जो थे पीसफुल एग्जिस्टेंस के, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी कही गई थी। ठीक है, खैर वो हमारे लिए जानना बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। जैसे इस 5 प्रिंसिपल में जो सबसे पहला प्रिंसिपल जो था बताया गया था कि हम एक दूसरे की जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, जो सोवरेनिटी है, हम उसको जो है रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम कभी भी जो है अटैक नहीं करेंगे, ये बातें जो थी इसकी कही गई थी। दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल इसके अंदर जो कहा गया था, ठीक है, वो कहा गया था कि हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में जो है इंटरनल अफेयर के अंदर होता हम एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो था एक और बात इसके अंदर जो कही गई थी वो ये था कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, भारत और चाइना जो है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर प्रिंसिपल थे हमारे 5 प्रिंसिपल के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, जिनको पंचशील एग्रीमेंट के अंदर था वो साइन किया गया था। नेहरू जी जो थे वो चाइना के लिए जो था काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, काफी ज्यादा उनको अच्छा भी होता लग रहा था, ठीक है, भारत और चाइना के रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन वहीं पे जो हमारे देश के कुछ दूसरे लीडर जो थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो जो थे वो चाइना के ये जो रिलेशन जो था भारत के साथ उसको लेकर के खुश नहीं थे, क्योंकि उनको जो था लग रहा था कि कभी ना कभी जो है चाइना ये जो दोस्ती भारत के साथ उसने कर रखी है उसके खिलाफ जो है कभी ना कभी उसमें धोखा जरूर देगा। ठीक है, और उनकी ये जो भविष्यवाणी जो थी वो सही भी होती है। ठीक है, शुरू में भारत और चाइना जो होते हैं वो काफी ज्यादा जो होता है अच्छे दोस्त होते हैं।
पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है। इसके बाद दोनों देश के लीडर जो होते हैं एक दूसरे के देश में भी आते हैं, दोनों का जोरदार तरीके से स्वागत होता है एक दूसरे के देश में, और एक अच्छे रिलेशन जो है वो उभर करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता भी है हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी आपको उभर करके आता है। ठीक है, तो ये दिखाता है, ये जो स्लोगन है हिंदी चीनी भाई भाई, ये दिखाता है कि शुरू शुरू में जो था भारत और चाइना के बीच में काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन होते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है और 1950s और 1960s का जैसे टाइम आता है, ठीक है, जैसे 1960s का टाइम आता है वैसे वैसे भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते होते हैं उसमें दरारें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अभी भारत और चाइना के बीच में दरारें क्यों आती हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारत और चाइना के बीच के रिश्तों के बीच में जो दरारें आई थी उसका सबसे पहला कारण था वो था एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। सबसे पहला कारण था एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। ठीक है, देखिए ये तिब्बत जो है ये बेसिकली हमारा जो सेंट्रल एशिया का जो प्लेटू का रीजन है, सेंट्रल एशिया का जो प्लेटू वाला रीजन है उसको जो होता है बेसिकली हम तिब्बत कहते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि बताइए तिब्बत जो है वो किस एरिया को रिफर करता है। तो तिब्बत बेसिकली जो सेंट्रल एशिया के अंदर जो प्लेटू वाला रीजन है उसको होता है तिब्बत कहते हैं। होता क्या है कि 1950 के अंदर जो चाइना होता है वो तिब्बत के ऊपर हमला करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, और तिब्बत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, तिब्बत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो अपने हाथों में ले लेता है। सीधा आप कह सकते हैं कि तिब्बत को वो चाइना में मिला लेता है एक तरीके से। ठीक है, तिब्बत चाइना कहना शुरू कर देता है कि तिब्बत अब से जो है एक इंडिपेंडेंट एरिया या फिर एक इंडिपेंडेंट रीजन नहीं है, अब ये चाइना का जो है पार्ट है। ठीक है, 1950 में। ठीक है, और जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर जो था हमला कर दिया और उसको चाइना में मिला लिया, तो तिब्बत को जो था चाइना में मिलाने के बाद क्या होता है, जो तिब्बत था जो कि एक बफर जोन के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, तिब्बत पहले एक बफर जोन के रूप में काम करता था। ठीक है, बफर जोन क्या होता है, बफर जोन होता है बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जो किसी दो एरियाज को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे एक तरफ हमारा इंडिया था, एक तरफ चाइना है, इसके बीच में जो तिब्बत लाई करता था, ठीक है, इसको हम बफर जोन कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि ये तिब्बत जो था वो भारत को और चाइना को सेपरेट करने का काम करता था। ठीक है, तो अब लेकिन चाइना ने क्या किया, तिब्बत को एनेक्स कर लिया। ठीक है, तिब्बत को अपने में मिला लिया। अब क्या हुआ, और चाइना के इस एनेक्सेशन की वजह से जब चाइना ने तिब्बत को अपने में मिला लिया, उसके वजह से जो तिब्बत था जो कि बफर जोन के रूप में काम कर रहा था वो हट गया, और अब चाइना की बाउंड्री जो थी वो भारत की बाउंड्री के पास आ चुकी थी। शुरू शुरू में हमारे देश के लीडर्स ने जो था कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारे जो रिश्ते जो थे काफी अच्छे थे। और इनफैक्ट 1954 में 1954 में जो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था, उस 1954 के पंचशील एग्रीमेंट में इनफैक्ट भारत ने जो था एक्सेप्ट भी कर लिया था कि जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है। ठीक है, हमारे देश के लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कि तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है, तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ठीक है, ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, कि हमने 1954 के पंचशील एग्रीमेंट के अंदर एक्सेप्ट कर लिया कि जो तिब्बत है वो अब इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बल्कि चाइना का पार्ट है। लेकिन 1954 के इस एग्रीमेंट में चाइना ने जो था हमको भरोसा भी दिलाया था कि हम तिब्बत को भले ही अपने, ठीक है, एरिया के अंदर मिला रहे हैं, लेकिन हम तिब्बत को ऑटोनॉमी जो है प्रदान करेंगे। ठीक है, तिब्बत को जो था हम ऑटोनॉमी ग्रांट करेंगे, ऐसा चाइनीज के लीडर्स ने हमारे देश के लीडर्स को भरोसा जो था वो दिलाया था। लेकिन फिर प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि 1956 के अंदर, ठीक है, चाइना के लीडर होते हैं झाओ एनलाई, वो हमारे देश में आते हैं। उनके साथ साथ जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर होते हैं दलाई लामा, आप सब जानते होंगे, वो भी भारत के अंदर आते हैं। और 1956 के अंदर जो जब वो आते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सारी बातें बताते हैं कि तिब्बत के अंदर जो है जो सिचुएशन है वो काफी अच्छे नहीं है, काफी ज्यादा खराब है। लोग जो होता है वो चाइना के जो एनेक्सेशन जो चाइना ने किया है उसके खिलाफ जो होता है वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें जो था उनको बताते हैं। लेकिन उस समय नेहरू जी ने जो था कोई ज्यादा जो था बड़ा एक्शन जो था नहीं लिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी चाइना के साथ जो था पंचशील एग्रीमेंट साइन कर रखा था और इसीलिए हमारे हाथ जो थे एक तरीके से बंधे हुए थे। लेकिन फिर फाइनली क्या होता है 1958 के अंदर जो तिब्बत के लोग होते हैं वो चाइना के खिलाफ जो है आर्म प्रोटेस्ट छेड़ देते हैं। ठीक है, हथियारों वाला एक प्रोटेस्ट जो होता है वो छेड़ देते हैं। जैसा डेमोक्रेसी के अंदर हम प्रोटेस्ट करते हैं वैसा प्रोटेस्ट नहीं होता है, ये आर्म प्रोटेस्ट जो होता है छेड़ देते हैं। और इसको दबाने के लिए जो चाइना के लीडर्स होते हैं वो अपनी आर्मी भेज देते हैं। और जब चाइना की आर्मी तिब्बत के एरिया के अंदर आती है तो तिब्बत के लोगों को मारना शुरू कर देती है, उनको सप्रेस करना जो होती है वो शुरू कर देती है। ठीक है, उनको सप्रेस करना शुरू कर देती है। और जब ये खबर हमारे देश के लोगों को पता चलता है, ठीक है, हमारे देश के लीडर्स को पता चलता है कि चाइनीज आर्मी जो तिब्बत के लोगों को सप्रेस कर रही है, उनको मार रही है,
ठीक है, उनको प्रताड़ित कर रही है, तब हमारे देश के लीडर्स होता है काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और जब चाइना की जो आर्मी होती है वो तिब्बत के लोगों के ऊपर जुल्म एक तरीके से कर रही होती है, तो उससे बचने के लिए, ठीक है, उनकी सप्रेशन से बचने के लिए जो दलाई लामा होते हैं अपने फॉलोअर के साथ वो तिब्बत को छोड़ करके भारत की तरफ आते हैं और भारत को नेहरू जी से जो होता है वो शरण मांगते हैं, ठीक है, कि हमको आप अपने देश में असाइलम प्रोवाइड कर दीजिए। असाइलम मतलब कि एक शरण जो होता है प्रोवाइड कर दीजिए। और दलाई लामा जी के उस रिक्वेस्ट को नेहरू जी ने जो था एक्सेप्ट कर लिया और उसके एक्सेप्टेंस के बाद जो होता है दलाई लामा को भारत के अंदर जो था एक असाइलम, एक शरण जो था मिल गया था। ठीक है, अगर आपके लिए जो था एक क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में दलाई लामा और उनके जो फॉलोअर हैं वो हमारे देश के किस रीजन में जो था रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। आपके लिए आज का जो था क्वेश्चन है। अब जब हम नेहरू जी ने जो था वो दलाई लामा जी को जो था भारत के अंदर शरण जो था प्रोवाइड कर दिया, तो अब चाइना कहना शुरू कर देता है कि भारत जो है अपने देश के अंदर एंटी चाइना एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जब नेहरू जी ने जो था दलाई लामा को शरण प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और बाकी के तिब्बत लोगों को भारत में शरण प्रोवाइड कर दिया, तब चाइना कहना शुरू कर देता है कि भारत जो है अपने देश के अंदर चाइना के खिलाफ एंटी चाइना एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। और इसी की वजह से भारत और चाइना के बीच में ये तिब्बत के एनेक्सेशन की वजह से रिश्तों में जो होता है दरार काफी ज्यादा होता है बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा तिब्बत का मामला जो होता है समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार तिब्बत को आप मैप में देख भी लीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यही वाला तिब्बत का रीजन है। चलिए अब हम जो होता है हमारा जो दूसरा रीजन है जिसके वजह से भारत और चाइना के बीच में जो था रिश्ते जो था उसमें दरार आई वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, दूसरा कारण जो था जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में रिश्तों में दरार आती है वो था बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत और चाइना के बीच में जो ईस्टर्न वाला एरिया है, ठीक है, ईस्टर्न वाला एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश का, आपको मैप में दिख भी रहा होगा, और ईस्टर्न वाले एरिया के साथ साथ जो वेस्टर्न वाला एरिया है जम्मू और कश्मीर का, ठीक है, उसके अंदर जो अक्साई चीन वाला एरिया जो है, ठीक है, वहां पे जो होता है इन दोनों एरियाज को लेकर के भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट जो होता है वो अराइज हो जाते हैं। अब ये डिस्प्यूट क्यों अराइज होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, भारत के जो लीडर्स होते हैं उनका कहना होता है कि जो बाउंड्रीज हैं भारत और चाइना की, उनको जो होता है कॉलोनियल पीरियड के दौरान अंग्रेजों ने तय कर दी है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्रीज हैं, जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, उसको कॉलोनियल पीरियड के दौरान ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के द्वारा तय कर दिया गया है। और ब्रिटिशर्स ने जो बाउंड्रीज तय की थी कॉलोनियल पीरियड के दौरान हम दोनों देशों की, हम उसी को मानते हैं। लेकिन चाइना ने जो था कह दिया कि जो बाउंड्री जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान अंग्रेजों ने तय की थी हम उसको बिल्कुल भी जो होता है नहीं मानते हैं। और इस बाउंड्री को रिफ्यूज करने के साथ साथ जो था ये जो टेरिटोरियल बाउंड्री जो अंग्रेजों ने बनाई थी इसको रिफ्यूज करने के साथ साथ चाइना का जो था ये कहना था कि जो अक्साई चीन वाला एरिया जो है, जिसको भी आपने मैप में देखा, ठीक है, लद्दाख का जो अक्साई चीन वाला एरिया जो है वो, और जो अरुणाचल प्रदेश का जो अधिकतर एरिया जो है, अरुणाचल प्रदेश का जो अधिकतर एरिया है जिसको उस समय नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, नेफा, ये आपकी फुल फॉर्म से जरूर पूछेगा, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जो नेफा का या फिर अरुणाचल प्रदेश का जो अधिकतर पार्ट है वो हमारा है, वो भारत का नहीं है, ये कहना जो होता है वो चाइना शुरू कर देता है। अब इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चाइना के बीच में छोटे मोटे जो होता है वो टॉक्स शुरू होते हैं, डिस्कशन शुरू होते हैं, दोनों देश के लीडर होता है आपस में मिलते हैं, इस बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बातों से जो होता है कोई बात बनती नहीं है। ठीक है, और फिलहाल दोनों देश की जो आर्मीज होती हैं बॉर्डर के ऊपर, उन दोनों के बीच में जो होता है लड़ाइयां भी जो होता है छोटी मोटी, ठीक है, झड़प जो होती है शुरू हो जाती है। और फिर फाइनली 1962 में, तो आप जानते हैं 1962 में भारत और चाइना के बीच में जो छोटी मोटी झड़प चल रही थी वो एक वॉर का रूप ले लेती है। और 1962 में भारत और चाइना के बीच में इंडो चाइना वॉर शुरू होती है, जिसमें फिलहाल भारत यानी कि हमारी कंट्री जो था वो हार गई थी। और फिर इसमें क्या होता है कि जो अक्साई चीन वाला एरिया जो था हमने उसको खो भी दिया था। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया जो था वहां पे भी जो था असम के जो प्लेन है, ठीक है, जो असम का जो प्लेन वाला रीजन है वहां तक जो था चाइनीज आर्मी आ चुकी थी। लेकिन फिर वो यूनिलेटरल सीजफायर डिक्लेयर कर देते हैं और जहां पे वो पहले थे वहीं पे वापस लौट जाते हैं। लेकिन अक्साई चीन वाला एरिया जो था उसको हमने खो दिया था। अब इस 1962 के वॉर का जो था, ठीक है, जिसमें भारत हार गया था, उसका जो था हमारे देश की राजनीति के ऊपर जो था बहुत ज्यादा इंपैक्ट था। अब उसको एक एक करके जो था डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जो था अच्छे से पढ़िएगा। ये इंपैक्ट आपको भी हर एक सैंपल पेपर के अंदर मिल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि
भारत और चाइना, जो इंडो चाइना वॉर जो था उसका इंपैक्ट जो था क्या था, तो उसका सबसे पहला इंपैक्ट जो था ये था कि क्योंकि इंडो चाइना वॉर में भारत जो था वो हार चुका था, और इसके वजह से, ठीक है, भारत की हार की वजह से भारत की जो इमेज जो थी, इंडिया की जो इमेज जो थी, ठीक है, हमारे खुद के देश में और विदेश में भी, ठीक है, दुनिया में भी और हमारे खुद के देश में भारत की इमेज जो थी वो काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, ठीक है, उसको काफी ज्यादा हर्ट जो था हुआ था, ठीक है, हमारे पूरे देशवासियों में जो था कि ह्यूमिलिएशन की जो फीलिंग जो थी, ठीक है, ह्यूमिलिएशन की फीलिंग जो थी वो इसके वजह से जनरेट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि हम लोग हार गए थे, तो इसकी वजह से हमारे देशवासियों में ह्यूमिलिएशन की फीलिंग जो थी वो काफी ज्यादा जनरेट हो गई थी। इंडो चाइना वॉर की वजह से क्या था, जो इंडिया जो था, ठीक है, उसको अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मी इन दोनों की मिलिट्री असिस्टेंस को भी जो था मांगना पड़ा। भारत को जो था, जो 1962 का वॉर हुआ उससे जो था निपटने के लिए भारत को अमेरिका से और जो ब्रिटिशर जो थी, ठीक है, जो ब्रिटेन जो था उससे मिलिट्री सपोर्ट भी जो था मांगना पड़ा, ठीक है। अब आपको जो था आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका और ब्रिटिश से जो था भारत ने मिलिट्री असिस्टेंस जो था क्यों नहीं मांगा, क्यों मांगा, ठीक है। भारत जो था जिसके रिश्ते जो थे यूएसएसआर के साथ काफी अच्छे थे, उसके साथ जो था भारत ने मिलिट्री असिस्टेंस क्यों नहीं मांगा, ठीक है। तो उसका कारण है, देखिए बात ये थी कि जो यूएसएसआर था और चाइना, ये दोनों जो होता है वो एक अलाइंस कंट्रीज थे, ठीक है, दोनों जो थे एक दूसरे के अलायंस थे, ठीक है। ये जो चाइना था ये शुरू में यूएसएसआर का अलायंस होता है, ठीक है, यूएसएसआर भी कम्युनिज्म को फॉलो करता है, चाइना भी कम्युनिज्म को फॉलो करता है। तो अब यूएसएसआर जो था वो चाइना जो कि उसका खुद का एक अलायंस है उसके खिलाफ जो था कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन अब यूएसएसआर जो था भारत के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकता था। तो इस दौरान 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान यूएसएसआर ने जो था वो न्यूट्रल रहा, ठीक है, यूएसएसआर ने जो था वो न्यूट्रलिटी को अपनाया हुआ था, ठीक है, ना उसने भारत की तरफ से बोला कुछ, ना उसने चाइना की तरफ से कुछ बोला, वो न्यूट्रल बना रहा। लेकिन अब हमको तो मदद चाहिए थी, ठीक है, तो हमने मदद के लिए जो था वो अमेरिका से और जो ब्रिटेन जो था उससे जो था हमको मिलिट्री सपोर्ट जो था मांगना पड़ा, ठीक है, इस इंडो चाइना वॉर की वजह से। दूसरा इसका और इम्पैक्ट जो था वो ये था कि क्योंकि 1962 में भारत जो था हार गया था, उसके वजह से, ठीक है, हमारी हार की वजह से हमारी कंट्री के जो टॉप आर्मी कमांडर्स जो थे उन सबने जो था इस्तीफा दे दिया, अपना जो था वो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। इनफैक्ट हमारे देश के उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर जो थे, जिनका नाम जो था वो था वी कृष्ण मेनन, ठीक है, वी कृष्ण मेनन जो थे उन्होंने जो था इस्तीफा दे दिया, ठीक है। ये वी कृष्ण मेनन जो थे हमारे उस समय डिफेंस मिनिस्टर जो थे, और उसके साथ साथ जो था ये नेहरू जी के जो था बहुत करीबी भी थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि 1962 में हम लोग हार गए थे, उसके वजह से इन्होंने जो था नेहरू जी की कैबिनेट को जो था छोड़ दिया था, ठीक है। नेहरू जी की खुद की जो इमेज जो थी, ठीक है, नेहरू जी की जो खुद की इमेज जो थी हमारे देश के अंदर वो काफी ज्यादा जो थे डाउन हो गई, ठीक है। नेहरू जी के साथ साथ कांग्रेस की इमेज जो थी वो काफी ज्यादा डाउन हो गई, क्योंकि आपने देखा था नेहरू जी जो थे शुरू में चाइना को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने पटेल जी की जो थी बात नहीं मानी। अब क्योंकि नेहरू जी ने ही जो था सबसे पहले शुरू में चाइना को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, इसके वजह से नेहरू जी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, लोग इनको काफी ज्यादा जो था क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। एक तो ये चाइना को सपोर्ट करते हैं, इन्होंने शुरू में सपोर्ट किया था, उसकी वजह से क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा, ये चाइना का जो इंटेंशन जो था जिसको ये समझ नहीं पाए थे, ठीक है, जिसको समझने में फेल हो गए थे, ठीक है, उसके फेलियर की वजह से भी जो था इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसके साथ साथ जब अचानक से चाइना ने जो था हमारी कंट्री के ऊपर हमला कर दिया, उस समय हम मिलिट्रली जो था प्रिपेयर भी नहीं होते हैं, ठीक है, उस समय हम मिलिट्रली जो था प्रिपेयर भी नहीं होते हैं, और ये जो अनप्रिपेयर्डनेस थी हमारी, ठीक है, मिलिट्री की, इसके लिए भी जो था नेहरू जी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। इनफैक्ट नेहरू जी के खिलाफ जो था लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो था लेके चलाता है अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसको भी लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं नेहरू जी के खिलाफ। लेकिन खैर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये गिर जाता है, ये पास नहीं हो पाता है। लेकिन नेहरू जी की जो इमेज होती है वो काफी हद तक जो होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। कांग्रेस की इमेज जो होती है वो भी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है, ठीक है। 1962 के बाद आगे चल के जो इलेक्शन होते हैं थोड़े बहुत, उसमें कांग्रेस को होता है हार का सामना करना पड़ता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो इम्पैक्ट थे जो कि हमारे कंट्री के ऊपर हुए थे इंडो चाइना के वॉर की वजह से। लेकिन इसका जो सबसे मेजर इंपैक्ट जो था अब मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा जो है पूछा जाता है। देखिए ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट थे जिसका इंडो चाइना के ऊपर जो था, मतलब इंडो चाइना जो वॉर हुई थी उसके ये तो कुछ मेजर इंपैक्ट थे ही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो था
इंडो चाइना वार का, वो हमारे कंट्री के जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, उसके ऊपर जो था सबसे मेजर इंपैक्ट जो था वो इंडो चाइना वार का हुआ था। देखिए होता क्या है, एक तो इंडो चाइना वार की वजह से, ठीक है, इंडो चाइना वार की वजह से, और दूसरा राइवलरी की वजह से यूएसएसआर और चाइना। शुरू में ये हमने ऑलरेडी पहली वाली बुक में देख रखा है। शुरू में यूएसएसआर और चाइना एक दूसरे के अलायंस होते हैं, ठीक है। चाइना जो होता है यूएसएसआर को सपोर्ट करता है, लेकिन फिर आगे चल करके 1960s के बाद जो होता है चाइना और यूएसएसआर के बीच में राइवलरी शुरू हो जाती है। 1969 के अंदर युद्ध भी होता है और उसके बाद चाइना अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ये सारी बात आप जो होता है वो पहली वाली बुक के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जब इंडो चाइना वॉर होता है इसकी वजह से, और जो यूएसएसआर और चाइना के बीच में ये जो राइवलरी होती है, इसके वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मेंबर जो होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ठीक है, वो यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ फैक्शन जो होता है, ठीक है, लीडर्स का, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनका कुछ फैक्शन जो है, उनका कुछ ग्रुप जो है वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता है, वहीं कुछ ग्रुप जो था वो चाइना को सपोर्ट करता है। कुछ फैक्शन जो थे, कुछ मेंबर जो थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वो यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं और इवन कांग्रेस को भी जो था वो सपोर्ट करते थे। लेकिन कुछ मेंबर जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वो चाइना को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो चाइना को जो था सपोर्ट करते हैं। और इस तरीके से ये जो प्रो यूएसएसआर जो थे, ऐसे मेंबर जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही बने रहते हैं और ये कांग्रेस को समर्थन देते हैं। और ये मेंबर्स जो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, ये लोग जो कि प्रो यूएसएसआर थे, सॉरी प्रो चाइना जो थे, जो प्रो चाइना थे, ये लोग जो है चाइना को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर नहीं रहते हैं। ये लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को 1964 के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो जाते हैं और ये अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं, CPIM, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, इसको उतार के बना लेते हैं। और ये जो प्रो यूएसएसआर वाले थे ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो प्रो चाइना वाले थे ये कांग्रेस के खिलाफ थे। ये बातें आपको ध्यान रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही रहती है जिसमें जो कि प्रो यूएसएसआर फैक्शन था, जो कि यूएसएसआर को और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा था CPIM जो कि चाइना को सपोर्ट कर रहे थे और कांग्रेस के खिलाफ थी। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा जो इंपैक्ट जो था चाइनीज वो इंडो चाइना वार का हमारे देश की राजनीति के ऊपर और कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर वो समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन जो था अच्छा लगा होगा। आज का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर होता है जरूर बताइएगा, ठीक है, आज का ये सेशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।